कुछ ठीक ठाक है, थोड़ा एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए हमें तो फिर आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, एक बार थोड़ा हमें बता दीजिए कि सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज सब के बारे में जानना चाह रहे हैं आप लोगों से। आज हम लोग पढ़ेंगे, मुख्य रूप से बात कर लें, बायोलॉजी तो पढ़ ही रहे हैं 12th का। और चैप्टर की जब हम बात करते हैं, चैप्टर नंबर 8 पर। देखिए कल क्या था ना कि कल अधिकांश रोगों के बारे में हम जानकारी लिए थे, यानी कि कुछ रोग ऐसे थे जिसके बारे में हम जान रहे थे, कुछ बीमारी के बारे में देख रहे थे। इसमें हमने कल मलेरिया को देखा था। मलेरिया क्या है, एमियोबिएसिस क्या है, मलेरिया के बारे में हम देखे थे कि मलेरिया किस तरीके से प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है और मलेरिया को फैलाने में मादा एनियोफ्लीज मच्छर का क्या योगदान है। इसके अलावा मलेरिया से हम कैसे बच सकते हैं। मलेरिया अगर किसी व्यक्ति को अपने चपेट में लेता है, यानी कि मलेरिया को फैलाने वाले जो प्रोटोजोआ हैं, जिसके बारे में हम लोग जाने थे कि प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो किसी भी व्यक्ति में मलेरिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम होता है। तो यानी कि मान लीजिए कि अगर किसी भी व्यक्ति में प्लाज्मोडियम का आक्रमण होता है, प्लाज्मोडियम का अटैक होता है, उस व्यक्ति में किस प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे, इस तमाम चीज़ों के बारे में कल हम लोग जानकारी ले चुके थे। इसके अलावा एक और प्रोटोजोआ से संबंधित बीमारी के बारे में हम कल देखे थे, जिसका नाम था एमियोबिएसिस, जिसमें आमतौर पर डायरिया से संबंधित लक्षण दिखाई दे रहे थे, यानी कि पतला पैखाना होना हो गया। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन है, यानी कि पेट में दर्द है, शरीर में पानी की कमी है। इस तमाम तरह के जो भी लक्षण थे जो एमियोबिएसिस में दिखाई पड़ रहे थे हम लोगों को, एमियोबिएसिस से संबंधित हम लोग उसके फैलने के तरीके, उसके लक्षण एवं उसके रोकथाम के बारे में हम लोग जान चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रोटोजोआ के बाद जो रोग आता है वह हेलमिंथस से संबंधित रोग है, जिसके बारे में इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग कह सकते हैं कि उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें मुख्य रूप से 2 रोग बचे हुए हैं आपको। 2 रोग में एक वही नोचनी दिनाए वाला बीमारी है, जिसको हम लोग बाद में कवर अप कर लेंगे। उसके पीछे भी कुछ रीजन है। फिलहाल में अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इससे आगे पढ़ते हैं इम्यूनिटी के बारे में, यानी कि बात कर लें तो प्रतिरक्षा के बारे में। ठीक है, यानी ये रहा आपका एनसीईआरटी। ठीक है, सबसे पहले एनसीईआरटी को पलट दिया जाए ताकि आपको ये हो जाए कंफर्मेशन कि भाई कहाँ से पढ़ रहे थे, कहाँ तक पढ़े हैं। मलेरिया के बारे में कल पढ़ लिए थे, यही चैप्टर चल रहा है अपना, मानव स्वास्थ्य एवं रोग चल रहा था, जिसमें कि हम लोग मलेरिया तक जानकारी ले चुके थे। अब जो 2 रोग है, यही एक फलेरिया है, एक आप मान लीजिए कि ये आपको कह सकते हैं ये नोचनी दिनाए, दांत खाज खुजली वाला है। इस दोनों को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसके पीछे कुछ रीजन है। इसके बाद अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं प्रतिरक्षा से। इस दोनों बीमारी को बाद में पढ़ेंगे, बाद में अभी हम लोग किसे शुरू कर रहे हैं, प्रतिरक्षा से जानना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। अगर आप लोग के पास मनोहर पोथी हो, मनोहर पोथी कहने का मतलब कॉपी हो, तो वहाँ पर अगर आप लिख देते हैं तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है तो हम लोग वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। अगर हिंदी में बात कर लें तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। देखिए बायोलॉजी में बार बार आपको हम ही कह रहे हैं, वो चीज़ समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। शब्द का जो खेला है, जिस दिन आप शब्द को पकड़ना सीख जाइएगा, जिस दिन आप शब्द को तोड़ना सीख जाइएगा, यकीन मानिए साइंस आपके लिए खिलौना के समान हो जाएगा। जैसे कि बचपन में आप लोग करते थे, हम भी करते थे भाई। आजकल के बच्चे नहीं करते हैं, क्योंकि उनके जीवन से, उनके ज़िंदगी से ये बड़ी अफसोस की बात है कि आजकल के बच्चों के जीवन से, ज़िंदगी से बचपना छिन गया है। पैदा होते नहीं हैं कि उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, मोबाइल थमा दिया जाता है, जिससे हो तो कुछ नहीं रहा है और हो बहुत कुछ रहा है। तो बचपन में जब हम आप खेलते थे, मिट्टी का वो गीला मिट्टी लेकर के कभी खिलौना बना दिए, कभी उससे ट्रक बना दिए, कभी बस बना दिए, कभी कुछ बना दिए, कभी कुछ बना दिए, कभी कुछ बना दिए।
तो तोड़ ममोड़ के जैसे जो बनाना है, या फिर आटा से हम लोग करते थे। जब मान लीजिए कि आपके घर में, हमारे घर में जब मम्मी लोग रोटी बनाते रहती थी, उस समय याद होगा आपको कि आटा थोड़ा सा ले करके कभी बेलना बना लेते थे, कभी कुछ बना लिए, कभी चांद बना दिए, कभी सूरज बना दिए, कभी कुछ बना दिए, कभी कुछ बना दिए। उसी प्रकार से बायोलॉजी क्या है कि बायोलॉजी को कभी चंदा मामा बना देना है, कभी रॉकेट बना देना है, कभी बॉस बना देना है, कभी ट्रक बना देना है, कभी कुछ बना देना है, कभी कुछ बना देना है। यानी जस्ट लाइक हम लोग कह सकते हैं कि जो खिलौना बना देना है, आप जैसे चाहें वैसे इसको खेल सकते हैं। बात समझ रहे हैं गुरु? तो कब आप इसको खिलौना बना सकते हैं? जब आपके पास शब्द को पकड़ने का सेंस विकसित हो जाएगा, शब्दों को तोड़ने का जो हम लोग कह सकते हैं कि जो विवेक है वह आप में, वह क्षमता विकसित हो जाएगा, तब आप बायोलॉजी के साथ खेल सकते हैं और आसानी से खेल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? चलिए चलिए, जी जी जी। तो इसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी है जिस पर थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। बचपन में जब आप संधि विच्छेद पढ़ते थे, शायद आप भी पढ़े होंगे संधि विच्छेद। हाँ, अंडर 10 तक दिया गया है संधि विच्छेद के बारे में। 12th के हिंदी में भी आपको पढ़ना है संधि विच्छेद के बारे में। शब्दों को तोड़ना, दो सार्थक शब्दों को जब हम किसी एक शब्द को तोड़ करके दो सार्थक शब्दों को जब हम अलग अलग करते थे, उसी को संधि विच्छेद कह रहे थे। अब जैसे कि यहां पर दे दिया आपको प्रतिरक्षा। इतना तो आप समझ रहे होंगे कि रक्षा लगा हुआ है, इसका मतलब है किसी चीज से रक्षा कर रहा होगा। और यहां प्रति का मतलब होता है बुआ प्रतिजन। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटीजन, या इसी का दूसरा नाम हम लोग कह सकते हैं रोगजनक कारक। अभी जितना बीमारी आप पढ़े हैं, एक भी ब्रोदर हैं, कह रहे हैं आई लव यू सर। रे तुम्हारे, तुमको आंग नहीं लगता है पढ़ने लिखने में? हैं, एक पर एक कार्टून आदमी है महाराज, बताइए। हैं, मास्टरों का तो बकस दो, इन्हें शिक्षा बिच्छा रहेगा तो आगे की करेगा तुम लोग? हैं, यहाँ देखो क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे थे, एक आदित्य अरोरा हैं, ये आदित्य भाई हैं जो कभी कभी आपको प्रकट होते हैं। धन्यवाद आपका जो आज आप पधारे। लेकिन जब तक आप बताए, कल भी बताए थे कि जब तक आप रेगुलर मोड में क्लास नहीं करिएगा, उसमें भी ऑनलाइन क्लास को, तब तक कुछ खास फायदा होने वाला है नहीं। वैसे अगर आप इस वीडियो को बाद में देखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन लाइव क्लास का मतलब होता है कि जब तक आप सेल्फ स्टडी ना करें, जब तक रेगुलरिटी मेंटेन ना करेंगे, तब तक आपको कुछ विशेष फायदा होने वाला नहीं है। ऐसा मेरा अपना मानना है। वैसे आप जैसे सोचते हैं, एज योर विश, क्या जैसी आपकी इच्छा। चलिए, तो प्रतिरक्षा को समझ रहे थे, इम्यूनिटी को समझ रहे थे। ठीक है, इम्यूनिटी को समझ रहे थे हम लोग। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा। रक्षा जैसे ही आप समझते हैं तो रक्षा का मतलब तो आप समझ सकते हैं और जानते भी होंगे कि रक्षा का मतलब क्या होता है बुआ? बचाव करना। ठीक है, बचाव करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए कि हम ही आप मान लीजिए शर्ट पहने हुए। शर्ट का क्या काम है? ठंडों में, ठंड का मौसम आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जैकेट पहन लेते हैं। जैकेट का क्या काम है? जैकेट का एक ही काम है ना कि बदलते वातावरण से हमारे आपके बॉडी को क्या करता है? रक्षा करने का काम करता है। बात समझ रहे हैं? तो रक्षा का सीधा अर्थ हम लोग कह सकते हैं बचाव, डिफेंस। और प्रति जो शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं बायोलॉजी के सेंस में प्रतिजन, जिसको अंग्रेजी हम लोग कहते हैं एंटीजन, या दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें इसको तो हम लोग क्या कह सकते हैं? रोगजनक कारक। रोगजनक कारक एक ऐसा शब्द है जो लगातार 10 दिन से आप सुनते आ रहे होंगे, क्योंकि कोई दिन ऐसा नहीं गया होगा इस पिछले 5 या 10 दिन की क्लास में जिस दिन हम आप रोगजनक कारक की चर्चा नहीं किए होंगे। इस चैप्टर के शुरुआती पहले दिन में भी हम लोग रोगजनक कारक की चर्चा किए थे और लगातार उस दिन से रोगजनक कारक की चर्चा करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। इसका कुछ कारण था, क्योंकि चैप्टर का नाम था बुआ मानव स्वास्थ्य एवं रोग। रोगों के बारे में इस चैप्टर में हमें जानना था, स्वास्थ्य के बारे में हमें इस चैप्टर में जानना था। जब तक हम आप मान लीजिए कि कारण के बारे में नहीं जानेंगे, किसी चीज के समस्या के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक उसका निवारण हम आप नहीं खोज सकते हैं। बात समझ रहे हैं? जिस प्रकार से किसी भी एग्जाम में जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाइएगा, तब तक उसका आंसर नहीं लिख पाइएगा, हल नहीं लिख पाइएगा।
यही कुछ कुछ चीजें होती है जिसको थोड़ा ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो यही चीजें कह रहे हैं आपको। तो रोगजनक कारक के बारे में हम लोग ये कह रहे थे कि इस चैप्टर का जो नाम था मानव स्वास्थ्य एवं रोग, इसमें हमारे आपके स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां अर्जित करना था। तो स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां हम तभी अर्जित कर सकते थे जब हमारे आपके स्वास्थ्य को कौन प्रभावित करता है उसके बारे में जाने। हमारे आपके स्वास्थ्य को कौन बिगाड़ता है, कौन खराब करता है, जब तक उसको नहीं जानेंगे तब तक उसको रोकने का जो उपाय है वो हम लोग कैसे कर पाएंगे। सपोज एग्जाम्पल, जैसे कि कल हम लोग पढ़े मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया के बारे में आप सीधा सा इतना तो जान चुके हैं कल के पढ़ाई से कि भाई एक मच्छर है जिसका नाम है मादा एनियोफिलीज मच्छर। वह मच्छर जब हमारे आपको काटेगा तो एक बीमारी हो जाएगा जिसको मलेरिया कहते हैं। तो अगर पूछ देगा मान लीजिए कि मलेरिया से आप कैसे बच सकते हैं, तो इसका सीधा बचाव हम लोग कर सकते हैं कि भाई मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे, मच्छर को भगाने वाले मोर्टिन का प्रयोग करेंगे, कछुआ का प्रयोग करेंगे, गुड नाइट का प्रयोग करेंगे, पूरे बदन को ढकने वाले कपड़े का प्रयोग करेंगे, घरों के अगल बगल में पानी को जमा नहीं होने देंगे, यानी तमाम घरों में डीडीटी का छिड़काव करवाएंगे। मोटा मोटी बात कहें तो मलेरिया के बचाव का जो इतना उपाय हम अभी आपको बता चुके हैं, या आप भी पहले से जानते थे? या कैसे जानते थे मलेरिया का बचाव? क्योंकि मलेरिया का आप कारण जानते हैं कि मलेरिया जो है एक मच्छर से होता है। तो जब आप कारण जान चुके हैं तो उसके बचाव को बताना या बचाव के बारे में जानना काफ़ी सहूलियत हो जाता है, आसान हो जाता है। इसी प्रकार से इस चैप्टर में अधिकांश हम लोग रोग के बारे में पढ़े हैं, बीमारी के बारे में पढ़े हैं। तो बीमारी को उत्पन्न करने वाला, रोग को उत्पन्न करने वाला को ही ना हम लोग क्या कहते हैं, बुआरे रोगजनक कारक कहते हैं। इसको तो बार बार हम लोग इस चीज की चर्चा करते हैं, प्रतिदिन चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ एक शब्द है रोगजनक कारक। जनक का मतलब क्या होता है? जनक का मतलब आपको पिछली क्लास में भी हम बताए थे और आज भी बता रहे हैं। जनक का सीधा अर्थ होता है कि जिससे उसका वजूद इस धरती पर हो, इस सृष्टि पर हो। जैसे हमारा वजूद हमारे माता पिता से सृष्टि पर है, तो हमारे लिए जो जनक हो गए हमारे माता पिता हैं। आपके लिए जनक कौन हो गए? आपके माता पिता हैं, क्योंकि आप अपने माता पिता की वजह से ही सृष्टि पर हैं, इस धरती पर हैं। तो जिसकी वजह से जो होता है उसके लिए वो कौन हो जाते हैं? जनक हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? या सीधा समझिए कि जिसको जो उत्पन्न करता है उसका वो जनक कहलाता है। जैसे यहां पर रोग जनक है ना, तो रोग का जनक मतलब रोग को उत्पन्न करने वाला। तो जो रोग को उत्पन्न करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बुआ? रोगजनक कारक कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो प्रतिरक्षा क्या है? प्रतिरक्षा तो वैसा रक्षा जो हमें किससे बचा रहा है, किससे बचाव कर रहा है? रोगजनक कारक से जो बचा रहा है। जो रोग उत्पन्न करने वाले कारक हैं, रोग उत्पन्न करने वाले कारक सजीव भी हो सकते हैं, निर्जीव भी हो सकते हैं। सजीव की बात कहें तो कुछ जीवाणु हैं, कुछ विषाणु हैं, कुछ प्रोटोजोआ हैं, या कुछ अन्य जीव कह सकते हैं। वहीं अगर निर्जीव की चर्चा करें तो कुछ रासायनिक पदार्थ है, कुछ गैसेज हैं जो हमारे आपके बॉडी में क्या कर सकता है? रोग उत्पन्न करने में समर्थ है। तो उससे बचाने का जो काम करता है उसी को ना हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि प्रतिरक्षा को समझने में किसी प्रकार की समस्या नहीं रही होगी। अगर समस्या है तो थोड़ा बता दीजिए हमको। प्रतिरक्षा समझ में आया? प्रतिरक्षा क्या है? प्रतिरक्षा में सिंपली एक लाइन में हम लोग कह सकते हैं कि रोगजनक कारकों से बचाव ही क्या है? प्रतिरक्षा है। या सिंपली कह सकते हैं कि प्रतिजनों से रक्षा करना क्या कहलाता है? प्रतिरक्षा कहलाता है। प्रतिजन का मतलब समझ गए? प्रतिजन बराबर रोगजनक कारक। तो एक लाइन में हम लोग यह भी कह देंगे कि प्रतिजन से रक्षा करना क्या कहलाएगा? प्रतिरक्षा कहलाएगा। अब हमें यह बता दीजिए कि प्रतिरक्षा समझने में किसी बालक या बालिका को कहीं पर समस्या है तो थोड़ा बता सकते हैं। प्रतिरक्षा क्या है इसको समझने में अगर दिक्कत है, प्रतिरक्षा को समझने, अभी प्रतिरक्षा तंत्र नहीं कहे हैं हम, प्रतिरक्षा तंत्र अलग चीजें हैं। अभी सिंपली हम प्रतिरक्षा के बारे में बता रहे हैं आपको कि प्रतिरक्षा क्या है। तो प्रतिरक्षा समझने में किसी अमन कुमार है, डीडीटी का पूरा नाम बता रहे हैं। बाबू बालक तुमसे हम डीडीटी का पूरा नाम नहीं पूछे हैं,
तुमसे हम यह पूछे हैं कि प्रतिरक्षा को समझने में कोनो दिक्कत है तो बताओ। डीडीटी का पूरा नाम जानने के लिए जहाँ केमिस्ट्री का फी आप भरते होंगे वो उनका टॉपिक है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो। यादव नीरज जी कह रहे हैं कि सर आप समझाएंगे और हम नहीं समझ सकते हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। देखो बाबू, ये पुलिस पट्टी कम दो, अगर लाइक वगैरह नहीं ठोके तो लाइक ठोक दो, ठीक है। पुलिस पट्टी से पेट नहीं भरता है। चलो कप का फास्टिंग कम दो, यहाँ ध्यान दो। चलिए, नवीन जी हैं, कह रहे नो प्रॉब्लम। एक अमरजीत हैं, शायद अभी जुड़े हैं। चलिए ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट। चलिए ठीक है, आई लाइक, चलो ठीक है, चले चलिए चलिए। हाँ, तो ये कह रहे थे कि प्रतिरक्षा तो समझ गए भाई हम लोग कि प्रतिरक्षा क्या होता है। सिंपली एक लाइन में हम लोग क्या कह देंगे बुआ कि प्रतिजनों से बचाव या प्रतिजनों से रक्षा ही क्या कहलाएगा, प्रतिरक्षा कहलाएगा। प्रतिजनों से रक्षा करना ही क्या कहलाएगा, प्रतिरक्षा कहलाएगा। और प्रतिजन का मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, रोगजनक कारक कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक में कोनो डाउट है तो बताइए, नहीं डाउट है तो हम लोग तो नहीं आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब थोड़ा एक चीज देख लीजिए कि इम्यून सिस्टम के बारे में आप सुने होंगे, ठीक है। हाँ हाँ, यानी कि एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रतिरक्षा तंत्र। किसे कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र, कोई बच्चे बताएंगे? जैसे कि अभी तक हम लोग प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में नहीं पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा जानना चाह रहे हैं आपसे कि प्रतिरक्षा तंत्र है क्या आखिर। कोई बालक या बालिका है जो बता सकते हैं? कुछ नहीं है प्रतिरक्षा तंत्र। यहां पर प्रतिरक्षा तो मतलब वही पीछे वाला टॉपिक था भाई, प्रतिरक्षा किसको कहते हैं, तो प्रतिजन से रक्षा करना ही क्या कहलाएगा, प्रतिरक्षा कहलाएगा। इसमें एगो नया शब्द जुड़ गया है, कौन चीज वो जुड़ गया है, स्टडी वर्ल्ड कह रहे हैं जो एंटीबॉडी। हे स्टडी वर्ल्ड, अभी एंटीबॉडी के बारे में हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, वहां जाएंगे, अभी बाकी है, अभी थोड़ा धैर्य रखिए, जाएंगे वहां पर। हाँ, अभी फिलहाल में जहां पर है वहीं पर रहने दीजिए, ठीक है। चलिए, तो इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा के बारे में अभी जस्ट समझे हैं कि प्रतिरक्षा क्या होता है। तो सिंपल लॉजिक में आपको हम बता दिए हैं कि प्रतिजनों के प्रति रक्षा करना ही क्या कहलाएगा, प्रतिरक्षा कहलाएगा। एक नया शब्द बस जुड़ा है, तंत्र, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग, सिस्टम। बात समझ में आ रहा है? कुछ बच्चे हैं जो इसका जवाब दे रहे हैं कि वैसा तंत्र या वैसा सिस्टम जो रोगों से बचाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, या इम्यून सिस्टम हम लोग कह सकते हैं। लगभग लगभग आप सही जवाब दिए हैं, सही लगभग क्या, सही एक्यूरेसी जवाब है। लेकिन थोड़ा हम लोग इसमें जान लेते हैं कि सिस्टम क्या होता है, तंत्र क्या होता है। देखिए, जब कभी भी सिस्टम की चर्चा होगी, जब कभी भी तंत्र की चर्चा होगी, जब कभी भी सिस्टम की चर्चा होगी या जब कभी भी तंत्र की चर्चा होगी, तो आपको याद रखना है कि वहां एक ऑर्गेन काम नहीं कर रहा होगा, या एक व्यक्ति काम नहीं कर रहा होगा, या एक उपकरण काम नहीं कर रहा होगा। वहां मोर देन वन होंगे, यानी कि एक से अधिक व्यक्ति काम कर रहे होंगे, तभी वह सिस्टम होगा। एक से अधिक अंग काम कर रहे होंगे तभी वो सिस्टम होगा, और एक से अधिक उपकरण काम कर रहे होंगे तभी वह सिस्टम होगा। कभी भी एक व्यक्ति, एक अंग या एक उपकरण मिल करके सिस्टम का निर्माण नहीं करते हैं। अकेला उपकरण कोई सिस्टम नहीं बना सकता है, अकेला व्यक्ति कोई सिस्टम नहीं निर्माण कर सकता है, या अकेला अंग किसी कोई सिस्टम नहीं बना सकता है। सिस्टम के निर्माण में आपको याद रखना है कि एक से अधिक अंग, एक से अधिक व्यक्ति, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एक से अधिक उपकरण मिल करके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। जैसे अभी आपको हम ऐसे समझ लीजिए आप इस चीजों को, कि जैसे अभी आपको हम इंडिविजुअली बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं,
हम सिंगल बायोलॉजी आपको क्लास दे रहे हैं। दिस इज नॉट अ सिस्टम, यह एक सिस्टम नहीं है, लेकिन एटीएम क्लासेज इंस्टीट्यूट है। वहां पर एक से अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं, एक से अधिक सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है अलग अलग शिक्षकों के द्वारा, अलग अलग गुरुजनों के द्वारा, और एक सिस्टमेटिक वे में, एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक सिस्टमेटिक ढंग से। वह क्या है? एक तरीका का सिस्टम है। वहां पर अगर एक व्यक्ति अनुपस्थित हो जाएंगे तो पूरा जो एक मापदंड बना हुआ है, पूरा जो एक रूटीन बना हुआ है कि इस सब्जेक्ट के बाद ये सब्जेक्ट होगा, इस सब्जेक्ट के बाद ये सब्जेक्ट होगा, उसमें से अगर एक शिक्षक भी अगर मान लीजिए कि एक दिन किसी कारणवश नहीं आते हैं तो पूरी चेन जो होती है वह गड़बड़ा जाता है। वो चेन, वो एक सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है, खराब हो जाता है। लेकिन जैसे अभी आपको हम एक इंडिविजुअली रूप से, एक व्यक्तिगत रूप से हम आपको भी बायोलॉजी का क्लास दे रहे हैं, यह एक सिस्टम नहीं है। हम चाहें तो क्लास बंद कर सकते हैं, इसमें किसी को कोई घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है कि आज हम क्लास दिए कि नहीं दिए। हाँ, आपको हम यह कह देंगे कि भाई आज क्लास नहीं चला, कल हम क्लास चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं यह एक सिस्टम होता मान लीजिए तो असर पड़ता। कहीं ना कहीं एक जो चेन बनी हुई थी उस चेन में कहीं ना कहीं खराबी, कमी आपको जरूर नजर आती। लेकिन अभी हम आपको व्यक्तिगत रूप से क्लास दे रहे हैं, इसे हम आपको क्लास दें ना दें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो वही चीजें आपको हम कहने समझाने का प्रयास कर रहे हैं। शोभित चौरसिया जी हैं, चलिए ठीक ठीक ठीक। एक नेहा जी हैं, चलिए ठीक। वही तो यहां पर हम लोग को समझना था प्रतिरक्षा तंत्र, यानी कि इम्यून सिस्टम। तो इसको समझने के लिए थोड़ा बारीकी से हम लोग जानेंगे। और कटहर कुछ नहीं है महाराज, बारीकी से क्या कटहर समझेंगे, हलवा है, इसको ऐसे समझिए कि प्रतिरक्षा तो जान गए हम लोग। प्रतिरक्षा के बारे में पिछले चैप्टर में, सॉरी पिछला चैप्टर कहते हैं, अभी कुछ देर जस्ट पहले हम चर्चा किए कि प्रतिरक्षा किसको कहते हैं, और डिटेल में चर्चा किए कि प्रतिरक्षा किसको कहते हैं। तो आप इसको ऐसे समझ लो, प्रति का मतलब अभी आपको हम क्या बताएं बुआ, प्रतिजन। इसको हम चाहें तो रोगजनक कारक भी कह सकते हैं, रोगजनक कारक भी कह सकते हैं। अब रोगजनक कारक किसको कहते हैं अभी जस्ट कुछ देर पहले बताएं, जो लोग नहीं देखें बाद में देख लीजिएगा जब अपलोड हो जाएगा तो। और रक्षा का मतलब क्या बताएं बुआ, बचाव। तो प्रतिजनों से बचाव ही क्या कहलाता है, प्रतिरक्षा। या हम लोग दूसरे भाषा में अगर कहें तो हम लोग क्या कह सकते हैं बुआ, रोगजनक कारकों से बचाव को ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिरक्षा कहेंगे। अभी तंत्र नहीं जोड़े हैं। वहीं अगर इसमें अगर बुआ हम मान लो कि तंत्र जोड़ देते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र अब इसको कह देते हैं, हम लोग कैसे कहेंगे, वैसा तंत्र जो रोगजनक कारकों से बचाव का काम करता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिरक्षा तंत्र कहेंगे। बात समझ में आ रही है या फिर यहां तक में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, समझे नहीं समझे? परिभाषा कैसे बनेगा सो समझिए। एक में आपको यह कहना है, दो में आपको यह कहना है, ठीक है, तीन में आपको यह कहना है, और चार में आपको यह कहना है। एक, दो, तीन और चार, चार में पूरा कहना है। बात समझ रहे हैं कैसे बनेगा परिभाषा, इसको थोड़ा गौर से देखिए। वैसा तंत्र जो रोगजनक कारकों से बचाव का काम करता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिरक्षा तंत्र कहेंगे। और स्वाभाविक सी बातें हैं कि तंत्र है, सिस्टम है, तो इसमें कोई एक अंग इस सिस्टम का निर्माण नहीं कर रहा होगा। कोई अकेला ऐसा अंग नहीं होगा हमारे आपके बॉडी में जिसके पास यह क्षमता है कि वह हमारे आपके बॉडी को रोगजनक कारकों से बचा सकता है। नहीं समझे बातों को? क्या हमारी अकेली हैसियत है, हमारी अकेली यह क्षमता है कि आपको हम इंटरमीडिएट में पास करवा सके बोर्ड एग्जाम में? नहीं है। हाँ, किसी एक विषय में हम जरूर आपको हम इंटरमीडिएट में आपका पार लगा सकते हैं, लेकिन कब, जब आपका सहयोग होगा तब। लेकिन हम में वह क्षमता नहीं है कि आपको हम फिजिक्स भी पढ़ा दें, केमिस्ट्री भी पढ़ा दें, मैथ भी पढ़ा दें, इंग्लिश भी पढ़ा दें, बायोलॉजी भी पढ़ा दें। हाँ, कोई एक सब्जेक्ट हम पढ़ा सकते हैं ना। उसी प्रकार से हम यहां पर समझने का प्रयास कर रहे हैं कि तंत्र है, प्रतिरक्षा तंत्र है। जब ये तंत्र जुड़ गया इसके नाम के आगे, सिस्टम जुड़ गया इसके नाम के आगे, तो सामान्य सी बातें हैं ना कि इसमें कोई एक अंग ही केवल काम नहीं कर रहा होगा। हमारे बॉडी का
एक से अधिक अंग ऐसे होंगे जो इस पूरे सिस्टम का निर्माण करते होंगे, जो हमारे आपके बॉडी को बीमारियों से बचाने का काम करता है। बात समझ में आ रही है? अब बारी बारी से उस अंगों के बारे में हम लोग जानेंगे। फिलहाल में हम लोग इतना समझ लेते हैं कि हमारे आपके बॉडी में एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है, रोगजनक कारकों से, यानी कि जो रोग उत्पन्न वाले एजेंट हैं, रोग उत्पन्न करने वाले हमारे बाहरी पदार्थ हैं, उससे हमारे बॉडी को बचाने का काम करता है। उस तंत्र को, उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। अब हमको ये बताया जाए, आप लोगों से हम ये जानना चाह रहे हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं, वो क्या चीज कहते हैं? इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या है, इसको समझने में अगर किसी प्रकार की समस्या है तो थोड़ा बताइए, और अगर नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई। हाँ, अगर प्रतिरक्षा तंत्र को समझने में किसी प्रकार की समस्या है अगर आपको, तो बताया जाए। थोड़ा जानना चाहेंगे आप लोगों से कि अगर समस्या है तो बताइए। एक आदित्य अरोड़ा हैं, कह रहे हैं कि नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी चौरसिया जी हैं, कह रहे हैं कि नहीं सर, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चलिए, ठीक ठीक। अब हम लोग यह देखते हैं, अब हम लोग यह देखते हैं कि यह जो प्रतिरक्षा है, यह जो इम्यूनिटी है, ये कितने प्रकार के होते हैं? हमारा आपका जो शरीर है, यह कितने तरीकों से रोगों से बचाव कर सकता है हमारे आपके बॉडी को? इसके पास क्या क्या क्षमताएं हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या है, कैसे है, तरीके से। देखिए, सबसे पहले जो आज क्लास शुरू किए थे वो प्रतिरक्षा से शुरू किए थे, इम्यूनिटी से शुरू किए थे, और उसी से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। उसी को पकड़ते हुए, उसी का पुछड़ी पकड़ के थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रतिरक्षा के प्रकार। प्रतिरक्षा कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिरक्षा हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे, किसी प्रकार की समस्या आप लोगों को नहीं हुई होगी प्रतिरक्षा क्या है इसको जानने में। देखिए, जब तक आप प्रतिरक्षा को नहीं समझ पाइएगा, इसके प्रकार को आप नहीं समझ पाएंगे। देखिए, आप एनसीईआरटी जरूर रखिएगा भाई, ठीक है। जब तक आप एनसीईआरटी नहीं रखेंगे, आपका काम बनने वाला है नहीं, ठीक है। तो यहां से प्रतिरक्षा पढ़ रहे हैं, ठीक है। पेज नंबर एनसीईआरटी का है आपका 164। 164 नंबर पेज जो है एनसीईआरटी का, वही पढ़ रहे हैं हम लोग। मार्कर कहाँ गया? हाँ, तो करना कुछ नहीं है। जो चीज़ आपको हम यहाँ पर बताते हैं, हम लास्ट में आपको टॉपिक लिख दिया करेंगे, आप उसके बारे में घर पर थोड़ा डील करते रहिएगा। डील करते क्या रहिएगा, डील करने का प्रयास करिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप डील कर लीजिएगा। और सेल्फ मेड नोट आपके पास जरूर होना चाहिए, आपके भाषा में आपसे लिखा हुआ नोट होना चाहिए, यह ना कि हम आपको दे नोट, ठीक है। चलिए, तो प्रतिरक्षा के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो ये आमतौर पर वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है जन्मजात प्रतिरक्षा, और दूसरा होता है
उपार्जित प्रतिरक्षा। अब ये दोनों जो है कौन कौन बुआ, जन्मजात प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। क्या है जन्मजात प्रतिरक्षा, कोई लोग बताएंगे? नहीं बताएंगे तो हम ही बता देते हैं। क्या है कि वो विशेष समय लग जाएगा, इसमें कहीं बेसी टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलिए कहीं लाइक को कहीं बढ़ा दीजिएगा तो मतलब कोनो दिक्कत है? बताइए, इतना जनता सेवा कर रहे हैं आप लोगों के लिए हैं, कहीं वो ठोक दीजिएगा या उठा उठा वाला तो क्या दिक्कत है कि मतलब हाथ में कुछ हो जाएगा। मतलब लोग को अपनो लाज उज होता है, लाज शर्म हया कुछ होता है कि चलो भाई कोई आदमी फ्री फोकट में दे रहा है कुछ, अपना तो हक बनता है ना कि भाई कुछ दे दे, उसको मांगना ना पड़े, मुंह खाली ना करे वो आदमी सामने वाला। हम ही नहीं कर रहे कि लाइक ठोकिए कुछ करिए, ठीक है, समझिए। अब जैसे जन्मजात प्रतिरक्षा की बात कर रहे हैं, प्रतिरक्षा तो समझ गए हैं आप लोग, प्रतिरक्षा किसको कहते हैं। प्रतिरक्षा के बारे में तो अब ये पीछे पड़े हैं कि प्रतिजनों से रक्षा ही क्या है बुआ, प्रतिरक्षा है। प्रतिजन मतलब समझ गए हैं कि रोग उत्पन्न करने वालों से रक्षा ही, बचाव ही क्या है, प्रतिरक्षा है। तो वैसा प्रतिरक्षा जो कहां से आ रहा हो, जन्म से आ रहा हो, जो जन्म से हमारे साथ है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता, वैसे क्षमता को, वैसे प्रतिरक्षा को हम लोग क्या कहेंगे, जन्मजात प्रतिरक्षा कहेंगे। इसमें कोनो रॉकेट साइंस है नहीं है। बात समझ रहे हैं या फिर यहां तक में किसी प्रकार की कोई समस्या है? मतलब इसको ऐसे आप समझिए कि वैसा प्रतिरक्षा जो जन्म से आ रहा है, मां के गर्भ से आ रहा है, वैसे प्रतिरक्षा को हम लोग क्या कहेंगे, जन्मजात प्रतिरक्षा कहेंगे। वहीं अगर मान लीजिए कि यहां पर अगर हम पूछ दें उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है, उपार्जित का मतलब शब्द का अर्थ समझते हैं, शब्द का अर्थ, इसका मतलब होता है वो अर्जित, जिसको कहते हैं अर्जन। एक चीज आपको हम बता दें कि बायोलॉजी में आप तभी आप बेस्ट कर सकते हैं, बायोलॉजी व्यक्तिगत, हम बायोलॉजी के बारे में बार बार इसलिए चर्चा करते हैं कि केमिस्ट्री का तो उसे कुछ खास नॉलेज हमारे पास है नहीं, लेकिन इतना जरूर था कि हम बोर्ड पास कर गए थे। लेकिन हमें पता है कि उसमें भी कुछ ना कुछ पेज जरूर होता है, बस वैसे जगह पर आप नहीं पहुंचे हैं, वैसे शिक्षक के संपर्क में आप नहीं आए हैं, इसलिए आपको पता नहीं है। तो क्या है ना कि जिस बच्चा का हिंदी मजबूत होगा गुरु, उसको वो तो बायोलॉजी को खिलौना बना देगा। इधर से मारेगा फुटबॉल उधर जाएगा, उधर से मारेगा इधर आएगा। बात समझ रहे हैं? तो हिंदी जानना जरूरी होता है। हिंदी आपकी मातृभाषा है, सॉरी मातृभाषा नहीं हो सकता है, राष्ट्रीय भाषा है, आपकी जो भी मातृभाषा हो। लेकिन हिंदी के शब्दों पर थोड़ा अगर आप पकड़ बनाते हैं तो आप बेस्ट कर पाइएगा। जैसे उपार्जित, उपार्जित का मतलब होता है अर्जित, अर्जन करना। अर्जन करना मतलब समझ रहे हैं, अर्जित करना मतलब समझ रहे हैं। अर्जित का मतलब होता है कि जो चीज आप जन्म के बाद एक्वायर किए हैं। जैसे अभी जो आपको हम बायोलॉजी से संबंधित कुछ तथ्य पर हम चर्चा कर रहे हैं आपके साथ कैमरा के माध्यम से रूबरू हो रहे हैं, ये हमारा जन्मजात गुण नहीं है। ऐसा नहीं था कि हमारे पिताजी बायोलॉजी से संबंधित जानकारी रखते थे, उन्होंने हमारे साथ हमारे पास यह गुण जो है जन्म से आया और आपके साथ हम इस YouTube के माध्यम से रूबरू हो रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। हमने जन्म के बाद इन गुणों को अर्जित किया है। जैसे ये कैमरा है, ये सिस्टम है। एक रणवीर गेमिंग है, कह रहे हैं कि सर रिधि कनवार हैं, कब चलता है? शाम में 7 बजे से चलता है बुआ बालक, ठीक है। अब वैसे नीचे में व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, किसी प्रकार की समस्या हो तो आप उस पर आइए, किसी प्रकार की जानकारी लेना हो उससे पूछिए। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर अभी तक आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, फ्री फोकट में चलता है जनता सेवा, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो भाई कोई दिक्कत ना होगा, तो कोई टपका देगा तो फिर अलग बात है। हाँ, नंबर है एक 74 62 95 83 43। इस नंबर पर आपको कुछ करना है नहीं, इस नंबर पर
अपना नाम और अपना एड्रेस भेज दीजिएगा, आपको हम लिंक भेज देंगे, उसके द्वारा आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। क्लास शुरू होने से पहले आपको हम लिंक भेज देंगे, चैप्टर शुरू होने से पहले आपको हम पीडीएफ भेज देंगे। और आप क्या भेजिएगा सो पता है, आप भेजिएगा जो हम टास्क देंगे वो बना करके भेजिएगा। यही फीस है लैब क्लास का, और कुछ फीस नहीं है। और रिजल्ट के बाद हमको फ़ोन करिएगा, खुशी होगी, 1 बरस हमारी उम्र बढ़ जाएगा। यही आपका फीस है, यही गुरुदक्षिणा है, और कुछ गुरुदक्षिणा नहीं है, ठीक है। इस पर आप कर दीजिएगा, ठीक। और टॉपिक पर कहीं डाइवर्ट मत करिएगा। नीचे तो इस व्हाट्सअप नंबर चल ही रहा होता है ना, आप उस पर पूछिए, तो टॉपिक पर रहते हैं, इधर उधर दिमाग अंटीना हिल जाता है हम लोग, ठीक है। चलिए आते हैं मुद्दा पर। कहाँ पर थे बुआ? अर्जित करने पर। ठीक ठीक ठीक। कहाँ पर थे? अर्जित करना। जैसे कि मान लीजिए कि अर्जन समझ रहे थे, अर्जन यानी कि अर्जित करना। जैसे मान लीजिए ये कैमरा है, यहाँ सिस्टम है, ये मैक है, ये मार्कर है, ये बोर्ड है। हम जन्म से लेकर के कैमरा आए थे, तो चलो भाई धरती पर आते हैं, वीडियो बनाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, ऐसा थोड़े है। जन्म के बाद ना हमने इस चीजों को लिया है। ये क्या है हमारा? जन्मजात संपत्ति नहीं है, पुश्तैनी संपत्ति नहीं है, हमने अर्जन किया है इसको, अर्जित किया है इसको, यानी कि जन्म के बाद का ये सारी चीजें हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उपार्जित प्रतिरक्षा बुआ। यानी कि प्रतिरक्षा तो हम लोग जानते हैं, प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? प्रति मतलब अब ये बताएं, रोग प्रतिजन, रोग जनक कारक, यानी कि बीमारियों से जो बचाता है, जो रक्षा करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा कहते हैं। तो वैसा प्रतिरक्षा, बीमारियों से लड़ने की वैसा क्षमता हमारे आपके शरीर में जो जन्म के बाद आया हो। जो कब आया हो बुआ? जन्म के बाद आया हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उपार्जित प्रतिरक्षा कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? झा जी केशव कह रहे हैं कि सर इंग्लिश में थोड़ा बताया जाए। अच्छा, देखिए झा जी केशव भाई, क्या है कि मास नंबर बच्चे थोड़ा हिंदी मीडियम के होते हैं, तो हमारा प्रयास रहता है कि थोड़ा हिंदी में ही दिया जाए। वैसे इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, आप जानते होंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि जो आफ्टर बर्थ हम लोग जिसको गेन करते हैं, तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाता है। जो बाय बॉर्न आता है जो इम्यूनिटी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। खैर उस पर मुद्दा पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो उपार्जित प्रतिरक्षा समझ गए हम लोग कि जो प्रतिरक्षा जन्म के बाद आया है उसे हम लोग क्या कहेंगे बुआ? उपार्जित प्रतिरक्षा कहेंगे। अब हमें थोड़ा यह बताइए आप लोग कि प्रतिरक्षा के जो प्रकार थे, इम्यूनिटी के जो प्रकार थे, इम्यूनिटी समझ गए हैं या फिर? देखिए हम बार बार आपको हम एक पॉइंट आप दे रहे हैं गुरु, नहीं समझिएगा फिर आगे समझ में नहीं आएगा। अगर जो अभी भी क्या कोई ऐसे लोग हैं जिनको प्रतिरक्षा समझने में समस्या हो तो बताइए प्लीज, क्योंकि जब तक आप प्रतिरक्षा नहीं समझ पाइएगा आगे कटहर कुछ नहीं बुझिएगा। आप ही के लिए कह रहे हैं, फिर बाद में कटहर समझ में नहीं आएगा महाराज। हम कह रहे हैं ना कि जिसको इम्यूनिटी समझ में नहीं आएगा आगे नहीं समझिएगा कुछ हो। तो क्या कोई ऐसे बच्चे भी हैं जिसको इम्यूनिटी समझने में समस्या हो, प्रतिरक्षा समझने में समस्या हो? तो बताइए आप। अगर नहीं समस्या तो खुशी की बात है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रतिरक्षा तो नॉर्मल चीजें थी भाई, मतलब बीमारियों से लड़ने की, या प्रति मतलब प्रतिजन, रोगजनक कारक, रक्षा मतलब बचाव, रोगजनक कारकों से बचाव करना ही क्या कहलाता है? प्रतिरक्षा कहलाता है, जिसका प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? यानी कि प्रतिरक्षा कितने प्रकार के हो जाएंगे बुआ? 2 प्रकार के हो जाएंगे, जिसमें कि पहला था आपका जन्मजात प्रतिरक्षा, और दूसरा क्या है? उपार्जित प्रतिरक्षा। जन्मजात प्रतिरक्षा किसे कहेंगे हम लोग? जो जन्म से आ रहा है जो प्रतिरक्षा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक रणवीर गेमिंग है, कह रहे हैं थोड़ा फिर से बताया जाए। फिर से ही बता रहे हैं भाई थोड़ा। एक राजकुमार जी हैं, कह रहे हैं कि एक बार और बता दीजिए सर। कहाँ रहते हो भाई बताओ, चल जाते हो। समझो 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 भाई, समझो, फिर से समझो, फिर से समझो। थोड़ा फास्टली खींचेंगे हम, ठीक है? थोड़ा स्पीड में खींचेंगे, इसके लिए घबराना नहीं है, ठीक? देखिए प्रतिरक्षा पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है? टॉपिक दिए थे क्या चीज? प्रतिरक्षा, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग? इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा
आलोक जी कह रहे हैं कोटरा निवासी की सर एक बार फिर से बता दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। चलिए देखिए यहाँ पर फिर से देखिए, प्रतिरक्षा समझ रहे थे, इम्यूनिटी को समझ रहे थे। इम्यूनिटी क्या है, प्रतिरक्षा क्या है। नॉर्मल सी बातें हैं कि थोड़ा शब्द पर आप ध्यान दीजिएगा कि आपको हम बुआ एक ऐसा पेच दे रहे हैं ना, शायद ही आपको, हम नहीं कह रहे हैं कि और कोई लोग नहीं देते होंगे, लेकिन लोगों को डर बना होता है, लोग नहीं शेयर करना चाहते हैं। कुछ गुण ऐसे होते हैं ना, आप जानते होंगे, कुछ वर्ग विशेष में ही कुछ गुण अभी भी हैं जो दूसरों के साथ शेयर करना नहीं चाहते हैं। वो मानते हैं इस बात को कि अगर उनके साथ हम शेयर करेंगे तो वो भी इतना होशगर हो जाएगा, इतना काबिल हो जाएगा, कल वही उठ के हम पर सवाल खड़ा कर सकता है। तो उसको बताना ही नहीं है, भाई रहो तुम जैसा वैसे ही रहो। लेकिन ऐसा नहीं है, आप इसको समझिए क्या है। इसको शब्द को तोड़ना सीखिए आप। जिस दिन तोड़ना सीख जाइएगा उस दिन ऑटोमेटिक आप जोड़ना सीख जाइएगा। समझ रहे हैं। प्रतिरक्षा क्या है, प्रतिरक्षा दो शब्द से बना हुआ है ना, प्रति और रक्षा। प्रति का मतलब होता है प्रतिजन, जिसको एंटीजन कहते हैं। प्रतिजन को आप चाहें तो दूसरा शब्द भी कह सकते हैं, या इसको हम लोग कह सकते हैं बुआ रोगजनक कारक। ठीक है, ठीक 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 ठीक। यहां देखिए, रक्षा का अगर बात कर लें तो रक्षा का मतलब क्या होता है बुआ, बचाव। बचाव मतलब समझ रहे हैं, डिफेंस, बचाव। तो सिंपली आपको समझना है कि जो प्रतिजन से बचाव करता हो, जो प्रतिजन से रक्षा करता हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में अगर कहें तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जो रोगजनक कारकों से बचाव करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। अब है कि भाई रोगजनक कारक क्या है, तो रोगजनक कारक के बारे में पीछे आपको हम बता चुके हैं कि रोगजनक कारक क्या होता है। रोगजनक कारक के बारे में सिंपल आपको यह समझना है कि रोग का मतलब तो हो गया रोग, बीमारी, और जनक का मतलब क्या होता है, जनक का मतलब होता है माता पिता। जैसे कि आपका माता पिता हो गया, सॉरी आपका जनक हो गया आपके माता पिताजी। हमारा जनक कौन हो गए, हमारे माता पिताजी, जिनकी वजह से हम हैं, जिनको जो उत्पन्न करता है। तो यहां किसका जनक पूछ रहा है आपसे, रोग का जनक ना। तो रोग को उत्पन्न करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, रोग जनक। तो रोग जनकों से, रोग के उत्पन्न करने वालों से जो बचाव करता है, जो बचाता है हमारे आपके शरीर को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। प्रतिरक्षा समझने में अभी भी किसी बच्चा को कहीं पर समस्या है तो थोड़ा समझाइए हमको। प्रतिरक्षा को समझने में किसी बालक को कहीं पर समस्या आ रहा है तो थोड़ा बता दीजिए हमें। समझ गए ना प्रतिरक्षा कि प्रतिजनों से जो रक्षा करता है, रोग उत्पन्न करने वाले से जो हमारे आपके बॉडी को बचाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। समझ गए हैं। प्रतिरक्षा समझे या फिर अभी भी दिक्कत है। चलिए, अब क्या है कि प्रतिरक्षा जो है, रोग से जो हम आप बचते हैं, वह किसी एक अंग का तो काम होगा नहीं। जैसे कि अभी आप इंटर जो पास करिएगा भाई साहब, किसी एक गुरुजी के दीक्षा से या शिक्षा से तो आप पास होइएगा नहीं। स्वाभाविक सी बातें हैं। तो आपको चाहिए एगो सिस्टम। सिस्टम मतलब जहां हर एक चीजें सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा हो। जितनी महत्वपूर्ण आपके लिए बायोलॉजी है, उतना ही महत्वपूर्ण आपके लिए फिजिक्स है, उतना ही महत्वपूर्ण आपके लिए केमिस्ट्री है, उतना ही महत्वपूर्ण अंग्रेजी है, उतना ही महत्वपूर्ण हिंदी है, उतना ही महत्वपूर्ण मैथ है। और ये सब चाहिए आपको प्रॉपर वे में, सही तरीका से, समान रूप से, तब जाकर के आपका जो रिजल्ट होगा वो बेस्ट होगा। बात समझ रहे हैं। तो वही चीजें कह रहे हैं कि हमारा आपका जो शरीर है, यह अगर मान लीजिए बीमारियों से हम आप अगर बच रहे हैं, तो क्या केवल एक अंग का यह काम होगा? कोई हमारा एक अंग काम करके हमारे शरीर को बचा सकता है? नहीं। हमारे बॉडी में उपस्थित, हमारे शरीर में उपस्थित एक से अधिक अंग एक सिस्टम के तहत काम करके, एक रूटीन के तहत काम करके हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने का काम करता है। तो जो सिस्टम, जो तंत्र हमारे बॉडी को
प्रतिरक्षा करने का काम करता है, रोगजनक कारकों से बचाने का काम करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बुआ? ये क्लियर है कि हमें सस्पिशन है, से बताइए। प्रतिरक्षा तंत्र समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या है या फिर बताइए। प्रतिरक्षा तंत्र समझे या फिर दिक्कत है प्रतिरक्षा तंत्र समझने में? ये समझ गए ना कि वैसा तंत्र जो हमारे बॉडी को प्रतिरक्षा करने का काम करता है। अब फिर आ गया प्रतिरक्षा, और जो बच्चे यहां पर प्रतिरक्षा नहीं समझेगा यहां पर कठोर समझेगा। इसीलिए ना कह रहे थे कि जब तक आप प्रतिरक्षा नहीं समझिएगा भाई साहब, तब तक आगे आप नहीं समझ पाइएगा। बात समझ रहे हैं? तो प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहेंगे? तो वैसा तंत्र जो हमारे शरीर को प्रतिरक्षा करने का काम करता है, बीमारियों से बचाने का काम करता है, रोगजनक कारकों से बचाने का काम करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम, या कह सकते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। कोई दिक्कत? अब इसको मिटाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देख रहे थे प्रतिरक्षा के प्रकार के बारे में, इम्यूनिटी के प्रकार के बारे में। आखिर यह जो प्रतिरक्षा है हमारे आपके शरीर में, ये कितने प्रकार के होते? बात समझ में आ रही है या फिर नहीं समझ रहे हैं बातों को? प्रतिरक्षा समझ गए ना? प्रतिरक्षा क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होता है? अब हम लोग यह देखते हैं कि प्रतिरक्षा कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको जानने के लिए, ठीक, इसको जानने के लिए थोड़ा हम लोग ऐसे करके एक होता है जन्मजात प्रतिरक्षा, और दूसरा होता है बुआ उपार्जित प्रतिरक्षा। यहां तक में कोई डाउट? यहां तक में किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो बताइए। और जो लोग अभी तक लाइक वगैरह नहीं ठोके थोड़ा ठोक दीजिएगा भाई साहब। चलिए चलिए, आप थोड़ा इसको समझ लेते हैं। हम ये कह रहे थे कि प्रतिरक्षा तो समझ गए हैं, बीमारियों से हमारे शरीर को जो रक्षा करने का काम करता है, बचाने का काम करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जन्मजात प्रतिरक्षा और एक होता है उपार्जित प्रतिरक्षा। अब है कि जन्मजात प्रतिरक्षा किसे कहेंगे? तो नॉर्मल लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है कि जो जन्म से होता है, जो किससे होता है, यानी कि हमारे आपके बॉडी का वह सिस्टम, वह तंत्र जो जन्म से है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? जन्मजात प्रतिरक्षा कहेंगे। और जो प्रतिरक्षा हम लोग जन्म के बाद अर्जित किए हैं, अर्जित मतलब समझ रहे हैं? अर्जित, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं बुआ? अर्जन। अर्जित करना मतलब समझते हैं? अब ये पीछे बताए थे अर्जित किसे कहते हैं या अर्जन किसे कहते हैं। अर्जित का मतलब होता है कि जिसको आपने खरीदा है, हसोता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्जित या अर्जन कहते हैं। क्या इसमें भी कहीं पर डाउट है तो थोड़ा बता दीजिए हमको। अर्जित करना या अर्जन करना, इसको समझने में कहीं पर अगर डाउट है तो थोड़ा बताइए आप, या फिर समझ चुके हैं सो बता दीजिए। चलिए चलिए, अर्जित का मतलब क्या बताए? कि जो जन्म के बाद होता है, जो जन्म के बाद हम लोग बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है उसको विकसित करते हैं अपने बॉडी में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। ये आमतौर पर दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बुआ
सक्रिय प्रतिरक्षा और एक होता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। बात समझ में आ रही है या फिर इसको समझने में दिक्कत है? क्या बोले हैं? उपार्जित प्रतिरक्षा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है सक्रिय प्रतिरक्षा और एक होता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा को समझने में कहीं पर अगर समस्या है तो बताइए। सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा को समझने में कहीं पर समस्या है, कहीं पर दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, और अगर नहीं दिक्कत है तो फिर आगे बढ़ेंगे भाई। चलिए चलिए, रितेश जी कह रहे हैं समझ में आ रहा है। अब इस सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है कि इसमें एंटीबॉडी जो है ना हमारे शरीर के अंदर बनता है। मिस्टर विपिन राठौर सिंह जी हैं। चलिए चलिए, इसमें क्या होता है सक्रिय प्रतिरक्षा में? इसमें एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर बनता है। देखिए यहां पर एक नया शब्द आया है, एंटीबॉडी। इसके बारे में अब जानेंगे हम लोग कि एंटीबॉडी होता क्या है। इसमें सिंपल आपको ध्यान में रखना है कि इसमें एंटीबॉडी शरीर के अंदर बनता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है बुआ? इसमें एंटीबॉडी शरीर से बाहर बनता है। यहां तक में कोनो दिक्कत? उपार्जित प्रतिरक्षा दो प्रकार के थे। एक था सक्रिय प्रतिरक्षा जिसको कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, और इसको कहते हैं पेसिव इम्यूनिटी। शायद आप लोग सुने होंगे। इसको क्या कहते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी, और इसको क्या कहते हैं? पेसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी कहने का मतलब सक्रिय प्रतिरक्षा, जिसमें एंटीबॉडी का निर्माण हमारा बॉडी खुद करता हो, हमारे शरीर की कोशिकाएं खुद करता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सक्रिय प्रतिरक्षा कहेंगे। और अगर निष्क्रिय प्रतिरक्षा की बात कर लें तो वैसा प्रतिरक्षा, वैसा इम्यूनिटी जिसमें एंटीबॉडी का निर्माण शरीर से बाहर होता है। जैसे सांप काट लिया मान लीजिए, ठीक है, वैसे स्थिति में अगर उसके बॉडी में हम लोग एंटीबॉडी के निर्माण की प्रक्रिया को उत्तेजित करने का प्रयास करेंगे तो काफी अधिक समय लग सकता है, काफी अधिक समय लग सकता है, और तब तक रोगी की मृत्यु हो सकती है। तो वैसी स्थिति में उस व्यक्ति को, उस रोगी को, उस पेशेंट को बाहर से निर्मित एंटीबॉडी उसके शरीर में प्रवेश कराया जाता है। उसके बॉडी में एंटीबॉडी की उपस्थिति करवाई जाती है, उसके शरीर में प्रतिरक्षा को उत्पन्न करवाया जाता है। और इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं, यानी कि पेसिव इम्यूनिटी कहते हैं। वहीं पोलियो की बात कर लें, पोलियो बीमारी से जो हम बच्चों को जो पोलियो का टीका पिलाते हैं, उसमें क्या होता है? आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जिस रोग का एंटीबॉडी बनाना हो हमारे आपके बॉडी में, उस रोग के रोगजनक कारक को निष्क्रिय अवस्था में हमारे आपके शरीर में प्रवेश करवाया जाता है, जिससे कि हमारा बॉडी उसको मारने के लिए एंटीबॉडी का विकास करता है। और भविष्य में जब कभी भी उस वायरस का या उस बैक्टीरिया का हमारे बॉडी पर आक्रमण होता है, अटैक होता है, तो हमारा बॉडी में पहले से एंटीबॉडी बना हुआ है, उस रोग से बच जाता है। और इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा होती है उसको हम लोग कहते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। और इसमें हम लोग यह देखे हैं, इसमें एंटीबॉडी का निर्माण हमारे शरीर के अंदर हुआ है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है? चलिए, हाँ शायद कुछ लोग नहीं समझे होंगे, हम समझ रहे हैं गुरु। चलिए ठीक है, फिर हाँ इधर कर देते हैं, यहाँ समझो।
यहाँ दिख रहा है ना, हाँ, एग्जाम्पल ले लो, पोलियो का टीका, इसका एग्जाम्पल ले लो, सांप काटना। समझ आना अपना मन में। माने चलिए ठीक है, सांप काटने वाला पहले आप समझो, यहाँ पर समझो पहले। इतना दूर में जो नभ का शब्द मिला वो एक वो शब्द था एंटीबॉडी। रणवीर गेमिंग के सक्रिय प्रतिरक्षा के लिए वैक्सीन का उदाहरण पोलियो का टीका। पोलियो टीका हम समझ रहे हैं, पहले रुकिए ना। एंटीबॉडी, यहां पर एक नया शब्द मिला ना, जैसे बताएं कि उपार्जित प्रतिरक्षा, वैसा प्रतिरक्षा जो जन्म के बाद हम लोग अर्जित करते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, अब सक्रिय प्रतिरक्षा में हम यह देखे हैं कि इसमें एंटीबॉडी का निर्माण शरीर के अंदर होता है। एंटीबॉडी होता क्या है? नहीं कठोर कुछ नहीं होता है, सिंपली आपको समझना है बुआ। रोगजनक कारक, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एंटीजेन। ठीक है, अब इस एंटीजेन को मारने के लिए हमारा बॉडी जिस चीज का निर्माण करता है, इसको सपोज करिए यह हमारे बॉडी में प्रवेश किया, इसको मारने के लिए हमारा बॉडी जो बनाएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। यानी कि अपने शरीर का क्या है, ये आर्मी है, या इसको दे दो नाम ना, सीआरपीएफ कह दो, यानी बीएसएफ है या सीआरपीएफ, इसको हम लोग समझने के लिए समझ सकते हैं। बात समझ रहे हैं गुरु की नहीं समझ रहे हैं? हमारे देह का सेना है ये, जो क्या करता है? दुश्मनों से लड़ने का कार्य करता है, उसी को क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। नहीं समझे बात को? समझ रहे हैं बात को? एंटीजन किसको बोले हैं? रोगजनक कारक को बोले हैं, रोग उत्पन्न करने वाले को एंटीजन बोले हैं। तो जब एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसको मारने के लिए जो हमारा बॉडी जिस चीज का निर्माण करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। ये समझे एंटीबॉडी क्या है? अब और समझना एंटीबॉडी में, पहले ये बताइए ना, ये दोनों समझे, ये दोनों का क्या काम है? कि एंटीजेन को मारने का काम करता है कौन? एंटीबॉडी। इतना क्लियर है कि इसमें डाउट है? बताइए पहले। एक आदित्य अरोड़ा कह रहे हम समझ गए। और कौन बच्चा, और कौन बालक हैं जिसको नहीं समझ में तो बताइए। अगर अविना कुमारी हैं, अच्छा जी लिख कर डिलीट कर दी है, लम्मी सब कहीं का पाछड़ करती है ग्रुप में है। चलो जितने भी बच्चे अभी हैं, हमको ये थोड़ा बता दीजिए कि एंटीजन एंटीबॉडी समझने में दिक्कत है या फिर यहाँ तक डाउट क्लियर, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। समझ गए यहाँ तक? चलिए ठीक, तेज मार करके कोई हैं कह रहे हैं समझ गए। चलिए हाँ, वही कह रहे थे कि एंटीजन जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसको मारने के लिए जो हमारा बॉडी जिस चीज का निर्माण करता है उसको क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। अब सपोज करिए कि कहीं पर कोई दारू पी करके ओंघरा गया है, अल्कोहल का सेवन करके दारू पी के ओंघरा गया है, तो उसको पकड़ने के लिए आर्मी का जवान आएगा? नहीं ना। उसको पकड़ने के लिए कौन जाएंगे? जो अपना स्थानीय थाना है, स्थानीय पुलिस है, वही जाएंगे। बात समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए कि गांव में कोई बदमाशी कर रहा है, अगर तो वाला बीएसएफ आएगा? नहीं ना, जो चौकीदार साहब हैं वो पकड़ के ले जाएंगे उसको। तो कहने का मतलब आर्मी आएगा कि बीएसएफ आएगा कि सीआरपीएफ आएगा कि कोबरा कमांडो आएंगे कि अपना स्थानीय थाना जाएंगे कि चौकीदार साहब जाएंगे कि आजकल तो 112 नंबर चलते हैं वो जाएंगे। ये डिपेंड करता है ना इस बात पर कि सामने मुजरिम कैसा है। बात समझे कि नहीं समझे? अरे अपराधी को पकड़ने के लिए बीएसएफ जाएंगे कि आर्मी जाएंगे कि सीआरपीएफ जाएंगे कि नहीं बिहार पुलिस का जो जवान है वो जाएंगे कि डीएसपी साहब जाएंगे कि चौकीदार साहब जाएंगे, यह किस बात पर निर्भर करता है? यह निर्भर इस बात पर करता है कि सामने वाला अपराधी कैसा है।
बात समझ गए? ये डाउट वही बात बता रहे हैं भाई साहब, यह एंटीबॉडी कैसा होगा यह निर्भर इस बात पर करता है कि एंटीजन कैसा है, रोगजनक कारक कैसा है। बात क्लियर है भाई साहब, या इसमें भी डाउट है? नहीं समझ रहे बातों को? एंटीबॉडी कैसा होगा यह निर्भर इस बात पर करता है कि एंटीजन कैसा है, रोगजनक कारक कैसे हैं, रोग उत्पन्न करने वाले कारक कैसे हैं। जैसे रोगजनक कारक होंगे वैसा एंटीबॉडी होगा। बात समझ में आ रहा है या फिर इसमें कहीं पर डाउट है? ये क्लियर है डाउट? चलिए, ठीक 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 ठीक। अब क्या है कि पोलियो का जो टीका है इसमें लिए हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा में पोलियो को टीका को लिए हैं, और निष्क्रिय में क्या किए हैं, सांप के काटने वाला को लिए हैं। ये दोनों में इतना डाउट क्लियर है? थोड़ा एक लाइन और कहना चाहेंगे कि प्रतिरक्षा क्या कहलाता है, प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, प्रतिरक्षा कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा में देखे हैं कि यह दो प्रकार के होते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा में देखे हैं कि भाई इसमें एंटीबॉडी शरीर के अंदर बनता है, इसमें एंटीबॉडी शरीर से बाहर से डालते हैं। इसका एग्जाम्पल दिए पोलियो का टीका, इसमें दिए हैं कि सांप काटने वाली बातें। थोड़ा इसके बारे में चर्चा हम लोग कहीं कल कर लेंगे, थोड़ा समय का अभाव है, इसके बारे में चर्चा कहीं कल करेंगे। इसमें पोलियो का टीका एग्जाम्पल में क्यों लिए और इसमें सांप वाला एग्जाम्पल है क्यों लिए, इसके बारे में थोड़ा कल हम लोग जानेंगे। जहां तक पढ़े हैं वहां तक में तो किसी बच्चा को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अगर दिक्कत है तो बताइए, अन्यथा तीन टॉपिक जो आज पढ़े हैं उसको कल घर पर से लिख करके ग्रुप में भेज दीजिएगा, ठीक है? चलिए, टॉपिक आज क्या क्या पढ़े हैं सो देख लीजिए आप। टॉपिक पढ़े हैं प्रतिरक्षा, इसको डील करके लिख करके भेजना है ग्रुप में। दूसरा पढ़े हैं प्रतिरक्षा तंत्र। तीसरा पढ़े हैं प्रतिरक्षा के प्रकार, इसको आपको इस तरीका से डील करना है। जन्मजात वाला, उपार्जित को भी डील कर दीजिएगा। उसके बाद आप सक्रिय निष्क्रिय, इस दोनों को डील कर दीजिएगा, ठीक है? ये आपका HW रहा गुरु। ये आपका HW है, ठीक है? इसको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिएगा। जो लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं, नंबर लिख ही दिए थे, नहीं है तो नीचे पट्टी पर चल रहा है व्हाट्सएप नंबर, उस नंबर पर अपना नाम अपना एड्रेस भेज दीजिएगा, लिंक भेज देंगे, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा और टास्क बना करके भेज देना है आज, ठीक है? तो स्पेशल कॉपी बना लीजिएगा लाइव क्लास का, उसी में काम तमाम है। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम में, तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शुभ संध्या। संध्या नहीं, रात हो गया है। गुड ड्रीम, थैंक यू। अगर लाइक वगैरह नहीं ठोकें तो ठोक दीजिएगा, सब्सक्राइब और नहीं किए तो कर लीजिएगा, दोस्त महिम को शेयर कर दीजिएगा। हो गया, ऐसे वैसे नहीं कुछ करना है।